हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू द हाइट्स गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत काल में अब तक हमने गुलाम वंश को पढ़ा, स्लेव डायनेस्टी को पढ़कर खत्म किया है। गुलाम वंश पर आधारित दोस्तों 2 लेक्चर आए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जिसमें जो पार्ट सेकंड है उसमें थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग ईयरफोन या फिर लीड की सहायता से उस लेक्चर को सुन लीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएंगे और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो। ठीक है, आप उसे अधूरा मत छोड़िए, कंप्लीट देखिए और अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए सारे फैक्ट, क्योंकि एग्जाम में वहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि फिर भी आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ईयरफोन की सहायता से भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक और लेक्चर उस पर बना दूंगी जिसमें वॉइस क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन आप उसे अधूरा मत छोड़िए, कंप्लीट देखिए और नोट्स में नोट डाउन कीजिए सारे फैक्ट और याद कीजिए वो सारे फैक्ट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा और वो काफी इंटरेस्टिंग भी है वो लेक्चर। तो आप एक बार देखिएगा जरूर से उसे, है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। ऐसे अधूरा मत छोड़िए उसे कि वॉइस सही से नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उसे अधूरा छोड़ दे, ईयरफोन की मदद से आप सुन सकते हैं। आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश को पढ़ने वाले, खिलजी डायनेस्टी को पढ़ने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी, इंटरेस्टिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं खिलजी वंश से। मेन जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें तो सीधे सीधे खिलजी वंश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए और हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। आइए सबसे पहले हम शासनकाल को देखते हैं, टाइम पीरियड को देखते हैं कि खिलजी वंश के शासकों ने भारतीय भूभागों पर कब से कब तक शासन किया। तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों ने भारतीय भूभागों पर शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, लगभग 30 वर्षों तक, 30 इयर्स तक इन्होंने भारतीय भूभाग पर शासन किया है। कब तक? 30 वर्षों तक शासन किया है। अब फाउंडर का नाम देख लेते हैं। फाउंडर कौन है खिलजी वंश के? तो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश में एक अधीनस्थ कर्मचारी थे, प्रधानमंत्री थे ये समुद्दीन कैमूर्स के। ठीक है, कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे समुद्दीन कैमूर्स के। जब इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की दोस्तों, तब इनकी आयु 70 वर्ष की थी, मतलब अपने ओल्ड एज में चल रहे थे ये, तब इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि बलबन के समय से ये गुलाम वंश में अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, बलबन के समय से। ठीक है, बलबन, उसके बाद केकू बाद उनके पौत्र शासक बनते, केकू बाद के समय भी ये अधीनस्थ कर्मचारी रहे, समुद्दीन कैमूर्स के समय भी ये प्रधानमंत्री रहे, है ना। तो काफी लंबा टाइम पीरियड तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी गुलाम वंश में, और उसके बाद में समुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर देते हैं और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। इनका शासनकाल देख लेते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक इन्होंने खिलजी वंश की राजगद्दी पर ये आसीन रहे थे, वो देख लेते हैं। तो 1290, क्योंकि संस्थापक है और खिलजी वंश की स्टार्टिंग भी 1290 से हुई थी, तो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक यह खिलजी वंश की राजगद्दी पर बैठते हैं या फिर खिलजी वंश के शासन को संभालते हैं। कब से कब तक? 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी, लगभग 6 वर्षों तक, 6 इयर्स तक यह खिलजी वंश के शासन को संभालते हैं। 1290 से 1296 ईस्वी, डेट भी याद रख लेंगे, डेट भी नोट डाउन कर लीजिए कि कब इन्होंने राज सिंहासन संभाला था खिलजी वंश का, खिलजी वंश की स्थापना कब की थी एक्चुअल में। तो डेट है 13 जून 1290 ईस्वी। 13 जून 1290 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना हुई थी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं। राजधानी, यदि क्वेश्चन पूछा जाए खिलजी वंश की राजधानी, पूर्व में राजधानी क्या थी, तो किलोखरी थी। ठीक है, किलोखरी क्यों थी, इसके पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा। किलोखरी इसलिए थी राजधानी, पहले तो आप नोट डाउन कर लेंगे, राजधानी किलोखरी, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसके अधीनस्थ काम करते थे? बलबन के अधीनस्थ काम करते हुए आ रहे थे। काफी लंबा टाइम इन्होंने गुलाम वंश में अपनी सेवाएं दी थी, और आप लोगों को पता है गुलाम वंश में शासक के अधीनस्थ कर्मचारी को गुलाम कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी ईमानदार तो थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी स्वयं को गुलाम वंश का क्या मानते थे? गुलाम मानते थे। और बलबन तथा अन्य शासकों की इज्जत रखने के लिए और उनके प्रति अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजित नहीं होते हैं। और किलोखरी जो एक किला था गुलाम वंश के अंतर्गत, अपूर्ण किला बना हुआ था किलोखरी का, वहां पर
खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और खिलजी वंश की राजगद्दी को संभालते हैं किलोखरी से। ये दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजित नहीं होते, फॉर द रिस्पेक्ट। तो समझ में आ गया होगा किलोखरी को इन्होंने राजधानी क्यों बनाया था। तो याद रखेंगे पूर्व में खिलजी वंश की राजधानी क्या थी, किलोखरी। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला फैक्टर। तो क्या क्या देखा हमने फाउंडर का नाम देखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13 जून 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। 6 वर्षों का शासन है इनका। राजधानी किलोखरी है। इनकी मृत्यु 1296 ईस्वी में होती है। कब होती है इनकी डेथ? इनकी डेथ होती है 1296 ईस्वी में। कौन करता है इनकी हत्या? तो इनकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी हत्या की जाती है। कहाँ की जाती है? तो कड़ा मानिकपुर, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद के पास में कड़ा नाम से है, वहां पर इनकी हत्या की जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन है और क्यों ये हत्या कर देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की? तो दोस्तों मैं बता दूं थोड़ा सा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कैरेक्टर के बारे में। थोड़ा सा ये उदार थे, उदार प्रवृत्ति के थे, शासन को बहुत अच्छे से चलाना चाहते थे। बलबन की भी कई नीतियों का ये विरोध करते थे मन ही मन। ये सोचते थे कि ये चीजें ये गलत कर रहा है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब खिलजी वंश की स्थापना करी तो वो बलबन के सिद्धांतों पर नहीं चले, इन्होंने खुद का सिद्धांत बनाया। इन्होंने कई अन्य धर्मों के व्यक्तियों को भी अपने दरबार में बुलाया और उच्च पदों पर आसीन करवाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे थे और दामाद भी थे। भतीजे क्यों थे अलाउद्दीन खिलजी? क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो फिरोज खिलजी थे, उनके बड़े भाई के लड़के थे ये, और अलाउद्दीन खिलजी। इसी नाते ये क्या हुए, इनके फिरोज खिलजी के भतीजे हुए। और फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी के दामाद भी हुए। ठीक है, तो भतीजे भी थे और दामाद भी थे। अब अलाउद्दीन खिलजी काफी महत्वाकांक्षी है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाली सोच रखते थे, विस्तारवादी सोच रखते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था। और ये पहला मौका था जब कोई तुर्क मुस्लिम वंश दक्षिण भारत पर अटैक कर रहा था और वहां के भूभागों को जीत रहा था। अलाउद्दीन खिलजी काफी हद तक सफल भी हुए थे उन चीजों में, है ना, उन्होंने दक्षिण भारत के भूभागों को जीता भी था। अब जब वो वहां के हिस्सों को जीतते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे भूभागों को जीत जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के हौसला अफजाई के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा मानिकपुर आते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए और उन्हें कांग्रेचुलेशन देने के लिए आते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक प्लानिंग बना लेते हैं। क्या प्लानिंग बना लेते हैं? वे इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि वे स्वयं सोचते हैं कि मैं खिलजी वंश का शासक बन जाऊं। तो एक योजना के तहत वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, ये कहानी है इसके पीछे। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी इनकी हत्या कर देते हैं, जो कि इनके भतीजे और दामाद थे फिरोज खिलजी के। तो ये स्टोरी होती है इसके पीछे, है ना। थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन मैंने स्टोरी इसलिए बता दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, थोड़े वर्षों पूर्व, पद्मावत, आप वो देख लेना तो आपको पूरा अलाउद्दीन का जो कैरेक्टर है अलाउद्दीन खिलजी का वो समझ में आ जाएगा। और ये जो मैंने स्टोरी बताई है ये स्टोरी भी आपको समझ में आ जाएगी। तो फिरोज खिलजी की मृत्यु 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा मानिकपुर में हत्या की गई थी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। आइए अब शासक कौन बन जाता है खिलजी वंश का? तो अगला शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक खिलजी वंश की राजगद्दी पर बैठे और खिलजी वंश का शासन संभाला था। सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड इन्हीं का चलता है। ठीक है, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो बचपन का नाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अली गुरशास्प इनका बचपन का नाम था, अली गुरशास्प। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने सबसे विशाल तुर्क मुस्लिम जो शासक हुए थे उनमें सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास में थी, इसीलिए इन्होंने दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को विजय भी किया था। तो सबसे विशाल सेना तुर्क मुस्लिम शासकों में किसके पास हुआ करती थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास हुआ करती थी। इन्होंने एक नियम निकाला था। ये क्या करते थे? सेना को नकद वेतन देते थे, मतलब कैसे काम करते हैं ना अधीनस्थ कर्मचारी, और गवर्नमेंट उनको वेतन देती है। वही जो सिद्धांत निकाला था ना, वो सिद्धांत किसने निकाला था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निकाला गया था। इन्होंने सेना को नगद वेतन देने का प्रावधान निकाला था। नगद वेतन दिया करते थे ये,
और स्थायी सेना का निर्माण भी इन्होंने प्रारंभ किया था और इनकी अपनी स्थायी सेना हुआ करती थी। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले कभी भी युद्ध छिड़ता था तो जो भी शासक होते थे उनकी सेना तो थोड़ी बहुत होती ही थी और साथ ही साथ वो अन्य शासकों से भी सहायता मांगते थे, उनकी भी सेना लेते थे और ऐसे युद्ध किया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्थायी सेना का निर्माण किया भारतीय भूभागों पर राजाओं से लड़ने के लिए और साथ ही साथ अपनी सेना को नगद वेतन भी देते थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो सारे फैक्ट लिखेंगे। सेना को नगद वेतन देना एवं स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ करवाया। किसने प्रारंभ करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करवाया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है घोड़ा दागने व हुलिया पढ़ने की प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और हुलिया पढ़ने की प्रथा की शुरुआत। अब घोड़ा दागने, इसका मीनिंग समझते हैं कि घोड़ा दागना का मतलब क्या है। तो दोस्तों इनके अपने घोड़े होते थे, ठीक है, सेना में, और उन घोड़ों को पहचानने के लिए ये क्या करते थे, ये लोहे की राड में कुछ गम लगा के या जो भी पदार्थ, केमिकल जो भी पदार्थ होता होगा, मटेरियल होता होगा, उससे ये क्या करते थे, उस गर्म पदार्थ को घोड़े की स्किन पे, त्वचा पे चिपकाते थे जिससे वो निशान बन जाता, ठीक है, निशान बन जाता था। इसी को बोलते हैं घोड़े को दागना। तो ये दागे हुए घोड़े से ये पहचान जाते थे कि ये घोड़ा हमारा है, ये अश्व हमारा है। तो ये प्रथा निकाली थी इन्होंने, घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया पढ़ने की प्रथा की शुरुआत की थी। हुलिया पढ़ना मतलब जब भी कोई सैनिक इनकी सेना में भर्ती होता था, तो अभी कैसे नहीं हम किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, या फिर एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो हमारा फोटो चाहिए होता है आइडेंटिटी के लिए ना, पहचान के लिए। तो ये उस समय तो कोई कैमरा वगैरह नहीं था, तो ये क्या करते थे, सैनिक का पूरा हुलिया कि इसका कद इतना ऊंचा है, इसकी नाक पतली है, आंखें ऐसी है ना, मस्तक ऐसा है, पूरा हुलिया उसका नोट डाउन किया जाता था ताकि उस सैनिक को पहचाना जा सके। तो हुलिया पढ़ने की प्रथा इसे कहा जाता है। तो हुलिया पढ़ने की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा किसने निकाली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने निकाली थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे ये वाले। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी शासन कैसे चलाता था? शासन के लिए अर्थ की आवश्यकता, धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। तो शासन को चलाने के लिए धन मुख्य रूप से कर से कमाया जाता था, ठीक है, टैक्स लिया जाता था। टैक्स से तो क्या क्या था, भू राजस्व दर इनकी क्या थी टैक्स में, तो उपज का, किसानों से किस तरीके से टैक्स लिया जाता था, जो उपज, जो प्रोडक्शन करते थे किसान, जो उपज करते थे उसका आधा भाग मतलब 50%, है ना। यदि आपके खेत में 1 क्विंटल अनाज हुआ तो 50% आपको किसे देना पड़ेगा? अलाउद्दीन खिलजी के शासन को देना होगा। ये टैक्स हुआ करता था किसानों से। खम्स क्या होता था? खम्स काफी इंटरेस्टिंग पूछा जा सकता है। लूट के धन को या गड़े हुए धन को खम्स कहा जाता था, ठीक है, लूट के धन को। जैसे कि राजा और सेना ने मिलकर कहीं पे चढ़ाई कर दी, कहीं पे आक्रमण कर दिया और उस किले को पूरा खाली करवा दिया, वहां पे जितना भी धन है वो क्या हो जाएगा? लूट का धन हो जाएगा। या फिर कहीं पर गड़ा हुआ धन मिला तो उस धन को भी बांटा जाता था, वितरित किया जाता था, और इस धन को विशेष नाम दिया गया था खम्स। क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था। तो लूट के धन या गड़े हुए धन का 3/4 राजा अपने हिस्से में लेता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने हिस्से में लेता था। पहले ये 1/4 था, मतलब यदि 100% धन है तो उसमें से 25% राजा का होता था पहले, और बचा हुआ शेष किसका होता था? जो भी सेना वगैरह हुआ जिन्होंने, जिनके साथ मिलकर उस धन को लूटा गया, गड़े हुए धन को निकाला गया, उनका होता था। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस रूल को चेंज कर दिया और क्या किया? खम्स का जो लूट का जो धन होता था, जो खम्स होता था ना, गड़ा हुआ धन होता था, उसका 75% अलाउद्दीन खिलजी रखता था और जो शेष 25% है वो सेना में वितरित करता था। ये नीति इन्होंने चालू कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इस तरीके से काफी दरिंदगी आप देखेंगे, पद्मावत मूवी देखना आपने तो उसका आपको कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। तो 75% अलाउद्दीन खिलजी रखता था, 25% सेना में वितरित करता था खम्स का धन, ठीक है, लूट का धन। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। भू राजस्व दर क्या थी? तो उपज का 50% शासन को दिया जाता था खम्स में, 75% राजा रखता था, 25% जनता को देता था या सेना को देता था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू करवाई थी? तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह प्रणाली लागू करवाई गई थी। और दृढ़ता पूर्वक इसे लागू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत
पशु हुए या फिर किराना सामान हुआ, जो भी हुआ, क्वालिटी के आधार पर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता था और उसी मूल्य पर उसे बेचा जाता था। जैसे कि घोड़े हुए, है ना, पशुओं में घोड़े हुए, तो घोड़े उच्च क्वालिटी के, है ना, फिर मध्यम क्वालिटी के, उसके बाद में निम्न गुणवत्ता के घोड़े, तो उन सभी प्रकार के घोड़ों का अलग अलग मूल्य होता था। ठीक है, इसे कहते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ऐसा ही सभी अन्य सामानों के साथ में भी होता था। जैसे गेहूं हुआ, तो गेहूं जो हाई क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के और लो क्वालिटी के, तो ऐसे अलग अलग भागों में बांट दिए थे। लो क्वालिटी के गेहूं का मूल्य ये है, मीडियम क्वालिटी का ये है और हाई क्वालिटी का ये मूल्य है। तो इसे कहा गया था मूल्य नियंत्रण प्रणाली। किसने लागू करवाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करवाई थी और दृढ़ता पूर्वक इसके पालन करने को कहा था। क्या कहा था? कि आप दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करेंगे, इस प्रणाली का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, नोट डाउन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, इनके खास वफादार थे मलिक काफूर, सॉरी, क्या नाम था? मलिक काफूर, इनके खास वफादार थे। ये हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के आसपास ही रहते थे और जैसा अलाउद्दीन खिलजी बोलते थे मलिक काफूर वैसा करते थे। ठीक है, यदि वे किसी को मारने को भी कह देना, चाहे वो उनका सहपाठी हो, तो उसे भी वो मार देते थे। और मलिक काफूर इतनी बातें मानते थे, अलाउद्दीन खिलजी के बहुत विश्वसनीय थे, खास वफादार थे। अलाउद्दीन खिलजी जब खिलजी वंश के शासक बन जाते हैं, उसके बाद में दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों को विजय करने के लिए मलिक काफूर को ही भेजते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इनकी जो आर्थिक नीति थी काफी अच्छी थी। इनके शासनकाल में अर्थव्यवस्था पे बहुत ध्यान दिया गया था, तो इसीलिए इसकी आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी तारीख फिरोज शाही, एक बुक है, एक साहित्य है तारीख फिरोज शाही, जिसके रचनाकार है जियाउद्दीन बर्नी, उसमें मिलती है अलाउद्दीन की आर्थिक व्यवस्था या फिर आर्थिक नीति। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसकी मतलब अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमें किस किताब में मिलती है, किस पुस्तक में मिलती है? तो उसकी जानकारी हमें तारीख फिरोज शाही में मिलती है, तारीख फिरोज शाही, जिसके रचनाकार है जियाउद्दीन बर्नी। अलग से ये बुक भी पूछी जा सकती है कि तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जियाउद्दीन बर्नी इसके रचनाकार है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई आर्थिक नीति के बारे में व्यापक रूप से बताया गया है। सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सिकंदर ए सानी की। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर, अशोक और अन्य जो शासक समुद्रगुप्त, इनके समान मानते थे और कहते थे कि मैं इन्हीं के समान विश्व विजेता बनूंगा। जैसे इन्होंने कैसे विश्व विजय का सपना देखा था सिकंदर ने, उसी तर्ज पे अलाउद्दीन खिलजी भी चल रहे थे, विश्व विजय के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए इन्होंने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि स्वयं को दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसमें से ये नहीं कहूंगी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी, जो कि स्वयं ने स्वयं को दी थी। ठीक है। निर्माण कार्य, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अलाउद्दीन ने कई कार्य किए हैं। तो निर्माण के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? तो उन्होंने जमैत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया है। गर्मी बहुत है दोस्तों, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आइए पढ़ते हैं। तो निर्माण कार्य में जमैत खाना मस्जिद लिखेंगे, अलाई का दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल, ये इसके महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं। सारी की सारी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही बनी हुई है, सारी की सारी। इसीलिए मैंने यहाँ पे विशेष रूप से इनके स्थानों का नाम नहीं लिखा है ना। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये बनी हुई है। जमैत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल। 4 क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। अलाई का दरवाजा, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा। सीरी का किला के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। 1000 खंबा महल, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी ये निर्माण स्थापत्य कला यहाँ पे लिखी गई है इंपॉर्टेंट है, सारी नोट डाउन कर लीजिए। एक और बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। जमैत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाजा,
सीरी का किला और 1000 खंबा महल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देवीय अधिकार का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना। अधिकार की जगह आप लिखिए उत्पत्ति। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत चलाया था खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले बलबन ने भी देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत चलाया था दोस्तों। इसमें क्या फैक्ट है, इसमें ये फैक्ट है कि ये अपने प्रजा या फिर अपने सैनिकों को कहते हैं कि हमारा जो स्थान है, जो हम सुल्तान बने हैं, ये हमारे खुदा की ही मर्जी है, ये कहते थे। मतलब गॉड, जो भी ये भगवान मानते थे, उनकी मर्जी है, उनके द्वारा ही हमें ये स्थान प्राप्त हुआ है। इसे कहते हैं देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसीलिए बलबन ने सिजदा और पेबोस की प्रथा भी निकाली थी, है ना। इसीलिए वो बोलते थे कि मुझे झुक के सलाम करो, है ना। और पेबोस मतलब अपने हाथों पर चुम्बन लेते थे, वो ये सारी चीजें करवाते थे इसी सिद्धांत के चलते, देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को लागू करवाते अलाउद्दीन खिलजी भी। वो भी कहते हैं कि मुझे भी भगवान ने भेजा है, मैं भी भगवान के द्वारा ही भेजा गया हूँ, खुदा के द्वारा ही भेजा गया हूँ, मैं भी उन्हीं का दूत हूँ, ऐसा कहते थे अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मुझे ही सब कुछ मानो। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली जो काफी फेमस है, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में। बाजार नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए क्या कौन कौन से पद थे, उन पदों की बात कर लेते हैं ना। जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही नोट डाउन करेंगे, आपको याद हो जाएगी चीजें। मैं यहाँ समझा देती हूँ कौन कौन से पद थे। दीवान ए रियासत का पद था, सहना ए मंडी का पद था, बरीद, मुनहियान व गुप्तचर का पद था। मुनहियान व गुप्तचर दोनों एक ही थे, ठीक है। सराय अदल का एक पद था। कौन कौन से पद देखे हमने देखा दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, बरीद, मुनहियान व गुप्तचर, सराय अदल। इन पदों पर अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते थे वे बाजार के नियंत्रण प्रक्रिया को संभालते थे, बाजार को नियंत्रित करते थे, मार्केट को कंट्रोल करते थे। दीवान रियासत का काम क्या था, इस पद पर जो आसीन व्यक्ति होता था, जो कर्मचारी होता था, उसका कार्य क्या होता था, तो वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की प्रणाली का संचालन करता था, ठीक है। क्या करता था, जो व्यापारी आते थे उन पर नियंत्रण करता था और बाजार नियंत्रण प्रणाली का संचालन करता था। मतलब ये मुख्य सर्वे सर्वा हुआ करता था कर्मचारियों में। कौन, दीवाने रियासत। उसके बाद में आता है पद सहनाए मंडी का। ये क्या कार्य करते थे, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। ये दोस्तों ये पद ऐसे होते थे जैसे वर्तमान में अभी नहीं होते कि डीएम हुआ, एसडीएम हुआ, एसपी हुआ, है ना, ये सारे। जैसे कि फिर बाद में टीआई हुआ, पुलिस में यदि देखें तो एसपी, आईजी हो गए, एसपी हो गए, टीआई हो गए, फिर एसआई हो गए, है ना। इसी तरीके से पद थे, उच्च पद, फिर उससे थोड़ा निचला पद, उससे निचला पद, इस तरीके के पद थे। तो सहनाई मंडी क्या होता था, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक हुआ करते थे। अधीक्षक से नीचे निरीक्षक का पद आता था, उसे बरीद कहा जाता था, ये बाजार के निरीक्षक होते थे। उसके बाद में मुनहियान व गुप्तचर का पद होता था, गुप्त सूचना प्राप्त करना। इनका कार्य क्या होता था, मुनहियान का इनका कार्य होता था बाजार में, मार्केट में चल रही गुप्त चीजों का ध्यान रखना। जैसे कि भ्रष्टाचार चल रहा है तो उन्हें पकड़ना गुप्त तरीके से, है ना, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। कोई गिरोह तो ऐसा नहीं आया जो बाजार की व्यवस्था को भंग कर रहा है, उन बातों का ध्यान रखते थे ये गुप्तचर, जिसे मुनहियान भी कहा जाता था। सराय अदल, किराना सामान। सराय अदल जो भी कपड़ा लत्ता हुआ, किराना का सामान हुआ, जो आवश्यक दैनिक जीवन की आवश्यकता है, वो मार्केट हुआ करता था और उसके प्रमुख हुआ करते थे सराय अदल, ये संभालते थे, ठीक है। तो ये कुछ पद थे खिलजी वंश के, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत। मूल्य नियंत्रण प्रणाली में भी दो आधिकारिक पद थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक पद का नाम था मुहतसिब और एक पद का नाम था नाजिर। जो नाजिर होते थे वो नाप तोल प्रणाली के अधिकारी होते थे, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली में तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, मुहतसिब और नासिर, ये दो पद हुआ करते थे यहाँ पे। और ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के अधीनस्थ कर्मचारी के पदों के नाम है और उनके कार्य हैं। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्व सुधार के अंतर्गत मिल्क इनाम वक्फ में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। किसके समय पे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। फैक्ट क्या है, फैक्ट में लिखा है राजस्व सुधार के लिए, ठीक है। राजस्व सुधार के अंतर्गत
मिल्क इनाम व वक्फ में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। राजस्व सुधार, राजस्व किसका हुआ करता था? शासन का हुआ करता था। शासन के धन को राजस्व कहा गया, जो टैक्स वगैरह वसूलते थे। तो उस राजस्व को ठीक करने के लिए ना काफी भी क्या कहा गया अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, कहा गया भी कि शासन की व्यवस्था जो शासन के पास धन है उसकी काफी कमी है, तो उसे ठीक व्यवस्थित करने के लिए, ताकि तभी तो आपको सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रजा को, ये कहा गया अलाउद्दीन खिलजी के शासन की तरफ से। और मिल्क इनाम व वक्फ में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। और मिल्क इनाम व वक्फ की भूमि क्या है? जो दान में भूमि दे दी जाती है या फिर खुश होकर इनाम में भूमियां दे दी जाती थी लोगों को, कि खुश होकर ये भूभाग तुम रख लो, वो भूभाग तुम रख लो, तो वो सारे भूभाग क्या करे वापस छीन लिए गए और उसे खालसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि बना लिया गया फिर से। तो ये कार्य हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। उन्होंने जितनी भी इनाम में दी हुई भूमि, दान में दी हुई भूमि, मिल्क में दी हुई भूमि, वक्फ में दी गई हुई भूमि सभी लोगों से वापस छीन ली और उसे सरकारी भूमि बना दिया, और इस सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो ये कार्य किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया ये कार्य। अच्छा, ये भू राजस्व तो लेते थे, ये टैक्स तो लेते थे, साथ ही इन्होंने दो नवीन कर बनाए थे। कौन कौन से? चराई कर और गड़ी कर। जो चराई कर था ये दुधारू जानवर जो पशु थे उनके लिए लिया जाता था चराई कर, और मतलब जो भी पशु पालन करते थे तो उनसे भी टैक्स लिया जाता था पशुओं के लिए। ठीक है, आपके पास इतने पशु है तो आप हमें टैक्स दीजिए इस चीज का। गड़ी कर मतलब जो स्थान है, रहने का जो स्थान है वहां का भी कर लिया जाता था। तो इतने सारे टैक्स लिए जाते थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने तो प्रजा की पूरी तरीके से बारह बजाई हुई थी। चराई कर लिया जाता था, गड़ी कर आई होप समझ में आ गया होगा, चराई कर पशुओं के लिए, और गड़ी कर जो जहां रहता था प्रजा रहती थी अपने उनके घरों के लिए ये कर टैक्स लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के द्वारा 6 बार आक्रमण करवाया गया था। मंगोलों के आक्रमण तो चल रहे थे, गुलाम वंश से ही हम देखते आ रहे हैं, इल्तुतमिश के समय से ही देखते आ रहे हैं कि मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं। चंगेज खान ने इल्तुतमिश की हत्या कर दी थी, जो कि मंगोलों के एक शक्तिशाली शासक थे चंगेज खान। चलिए उनकी बात नहीं करते हैं, अभी हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़े तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का कितनी बार आक्रमण हुआ था? 6 बार आक्रमण हुआ था। आगे चलते हैं। 1316 ईस्वी में, डेट भी याद रख लेंगे, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। कब होती है? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के वफादार मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। इन्होंने योजना बनाई थी कि इन्हें दक्षिण भारत के क्षेत्रों में विजय करने के लिए भेज दिया था। यहाँ पे इन्होंने कई भूभागों को जीता, तो इनको भी कहीं ना कहीं घमंड आ गया होगा, ये भी महत्वाकांक्षी हो गए होंगे मलिक काफूर भी, और इन्होंने प्लानिंग बनाई अलाउद्दीन खिलजी को मारने की। ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये विवादित फैक्ट है, ऐसा एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की थी। क्यों की थी? क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के अन्य जितने भी रिश्तेदार थे, ठीक है, उन्हें भी मार दिया था, जो कि खिलजी वंश के शासक बन सकते थे, उन्हें भी मार दिया था। और इन्होंने घोषणा भी कर दी थी, मलिक काफूर ने इनके पुत्र को शासन की गद्दी पर बिठा दिया था और घोषणा भी कर दी थी उसके सुल्तान बनने की। इसीलिए इस आधार पर ही कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की होगी, और ये आसपास रहा करते थे उनके। लेकिन दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पुत्र थे या भाई थे आई डोंट नो, बट ये अगले शासक बनते हैं खिलजी वंश के, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं और खिलजी वंश की गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इनका शासन चलता है, 4 वर्षों के लिए। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का किसकी हत्या कर देते हैं? मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं और खिलजी वंश को कंटिन्यू करते हैं। 4 वर्षों के लिए शासन किया, 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी। काफी अयोग्य शासक थे, इन्हें नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, न स्त्री पुरुष को नंगा करके शासन में बिठाया करते थे, खुद भी नंगे रहते थे, स्त्रियों के वस्त्र पहनते थे, यदि वस्त्र पहनना हो तो स्त्रियों महिलाओं के वस्त्र पहना करते थे, स्वयं को खलीफा की उपाधि दे दी थी। ये नग्न अवस्था में दरबार में दौड़ लगाया करते थे दोस्तों, है ना, इस तरीके से मतलब पागलों जैसी हरकत करते थे ये। इनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इनकी
मृत्यु हुई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी इनके वजीर खुसरो खां के द्वारा। किसने की थी? इनकी हत्या इन्हीं के वजीर खुसरो खां ने कर दी थी। जब इस तरीके की राजा हरकतें करेगा तो वजीर तो परेशान हो गए ना, भाई शासन चलाओ या तो फिर मर जाओ। इसीलिए वजीर खुसरो ने इनकी हत्या कर दी थी। जिसने वजीर खुसरो खां द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में। खुसरो खां द्वारा केवल 5 वर्षों तक खिलजी वंश के शासन को संभाल कर रखा गया था। 5 वर्षों नहीं, 5 माह तक, केवल 5 मंथ तक, 5 मंथ तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में खुसरो खां की भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? तो जितना ये खिलजी वंश का साम्राज्य फैला हुआ था, उनके सीमांत क्षेत्र में ही एक सूबेदार रहा करते थे जिनका नाम था गाजी तुगलक। क्या नाम था? गाजी तुगलक। सीमांत क्षेत्र के सूबेदार थे ये गाजी तुगलक। वे खुसरो खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, वे सोचते हैं कि यार हमारे शासक को इसने मार दिया है खुसरो खां ने, तो मैं भी इसकी हत्या कर दूंगा। इस परिप्रेक्ष्य में ये क्या कर देते हैं? खुसरो खां की हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं? गाजी तुगलक कर देते हैं। और 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करते हैं गाजी तुगलक। और कौन से नाम के साथ में करते हैं? तो गियासुद्दीन तुगलक। आप लोगों ने सुना होगा ये नाम, गियासुद्दीन तुगलक नाम रखकर अपना ये तुगलक वंश की स्थापना करते हैं 1320 ईस्वी में। तो इस तरह खिलजी वंश की जो खिलजी वंश है उसका समाप्तिकरण होता है और नए वंश का उदय होता है सल्तनत काल में। वो नया वंश होता है तुगलक वंश, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? आई होप पसंद आया होगा। थोड़ा मैंने जल्दी में भी पढ़ा दिया है लेक्चर, लेकिन जितने भी फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसे बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि चीजें याद भी हो जाए। खिलजी वंश से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम तुगलक वंश पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।